नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी उन्हीं कहानियों की कड़ी में जो मैं अगली कहानी लेके आई हूँ, इसका शीर्षक है क्या वह पगली थी। कुछ लोग जो दुनिया से अलग सोचते हैं, लोग उनको पागल ही समझते हैं। यह कहानी मैंने प्रतिलिपि के लिए लिखी थी और यह कहानी मेरी काफ़ी पसंद की गई कहानियों में से एक है। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है क्या वह पगली थी। आज पगली की शादी थी। उसके सौतेले पिता और उनके बच्चे बहुत खुश थे कि बिना दहेज के ही पगली की शादी हो जाएगी। सिर्फ गायत्री ही थी जो अपनी बेटी से चिपटकर आत्मग्लानि में डूबी ही जा रही थी। लेकिन पगली ने माँ को सांत्वना देते हुए कहा, माँ सच में मेरी यही इच्छा है। विजय जी मेरे दोस्त हैं और उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। विदा करते हुए जहाँ सब खुश थे, वहाँ माँ की आंखों के आंसू थमने का ही नाम नहीं ले रहे थे। छोटी उम्र में विधवा होने के कारण बेटी को पालने के लिए गायत्री के पास 50 साल के वृद्ध नारायण जी के साथ शादी करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। उन्होंने उसे बेटी के साथ अपने घर में रखना स्वीकार कर लिया था। नारायण जी के 3 बड़े बेटे और भी थे। घर जाकर माँ तो उनका घर का काम समेटने में ही व्यस्त हो गई थी, लेकिन छोटी सी उम्र में अकेले कमरे में सोते हुए डर के मारे पता नहीं कब उस नन्ही सी जान ने चींटियों को, रात में जगने वाले कुत्तों को और सुबह उठने वाले पक्षियों को अपना दोस्त बना लिया था। वह अपनी ही दुनिया में मगन थी। वह मंदिर में जाकर परमात्मा से भी यही मांगती थी कि कहीं कोई बिल्ली किसी कबूतर को ना खा जाए। सारा दिन खेतों में घूमते घूमते वह एक पैकेट में शक्कर मिश्रित आटा लेकर के घूमती थी और पेड़ के नीचे रहने वाली चींटियों को आटा डालती रहती थी। पक्षियों की आवाज़ सुनकर भागकर उस पेड़ पर आए बंदर या चील को भगाते हुए उसे कभी भी देखा जा सकता था। रास्ते में कोई भी पशु पक्षी या किसी बीमार को देखने के बाद वह असहज होकर स्कूल भी जाना छोड़ देती थी और उनका ख्याल करना शुरू कर देती थी। कई बार तो वह अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर उस पशु को डॉक्टर के पास भी ले जाती थी और उसका इलाज भी करवाती थी। इसलिए सब उसे पगली ही कहते थे और उस पर बहुत हंसते थे। वह 8वीं तक भी मुश्किल से ही पढ़ पाई थी। स्कूल तक छोड़ने के लिए गली के कुत्ते उसके साथ ही चलते थे। वह घर में भी माँ के काम में बहुत हाथ बंटवाती थी। रानी से ना तो कोई ज़्यादा नाता रखना चाहता था और ना ही रानी किसी के साथ सहज हो पाती थी। बस सेवा ही उसका शौक था। कुछ दिनों से वह पूरी दोपहर ही घर पर नहीं दिखती थी, तो माँ को बहुत चिंता हुई। वैसे भी अब पगली बड़ी हो रही थी। नारायण जी ने गायत्री को वचन दे रखा था कि वह उसकी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करवा देंगे। नारायण जी ने पड़ोस के गांव के समृद्ध घर के लड़के से उसके विवाह की बात भी पक्की कर ली थी। हालांकि उनके बेटों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि दहेज में उनके पिता यूं ही पैसे लुटाएं। जब रानी ने माँ को बताया कि वह विजय जी से शादी करना चाहती है और सारा दिन उनके ही घर में काम करती है, तो गायत्री एकदम परेशान हो उठी। विजय गांव के दूसरी तरफ रहने वाली विधवा कलावती जी का इकलौता बेटा था, जो कि सेना में भर्ती था और कारगिल युद्ध में अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा बैठा था। रानी अपना सारा समय कलावती जी की सहायता करने, और क्योंकि वह वृद्ध भी हो गई थी, इसलिए वह अपने बेटे विजय की भी सेवा नहीं कर पाती थी। रानी अपने घर में अपनी मम्मी की सहायता करने के बाद खेत में जानवरों को संभालते हुए उनके घर चली जाती थी। कलावती भी रानी के बिना अपने जीवन को सोच ही नहीं सकती थी। हालांकि उस घर में कलावती और विजय के प्रेम के कारण ही रानी अपने जीवन को सार्थक समझती थी। घर के सब लोग इसलिए खुश थे कि पगली वास्तव में ही पगली है
और उससे बिना पैसों के ही उनका सबका पिंड छूट जाएगा। लेकिन पगली इसलिए खुश थी कि वह अब सिर्फ प्रेम के मंदिर में जाकर प्रेम को ही आधार बनाकर प्रेम से ही अपने घर की रानी बनेगी। रानी मुस्कुरा रही थी और उसकी माँ गायत्री आंसुओं से भीगी हुई समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बेटी को कैसे समझाए कि विजय से शादी करके उसका जीवन कैसे होने वाला है। लेकिन पगली बहुत खुश थी। धन्यवाद जी।